जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिविजन करवाया जा रहा है। और जिसमें अभी जो चैप्टर हम लोग का चल रहा वो चल रहा है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और दोस्तों आज जो हम लोग रिवीजन करेंगे वो होगा अशोक का अभिलेख, यानी कि अशोक के अभिलेख के बारे में आज हम रिवीजन करेंगे। और दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न आज का कौन सा बन रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, अशोक के समय में कितने प्रकार के शिलालेख मिले थे। अशोक के समय में कितने प्रकार के शिलालेख मिले थे। तो लिखेंगे 3 प्रकार के शिलालेख मिले थे। पहला बृहद शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा पृथक शिलालेख। प्रश्न आएगा अशोक के समय में कितने प्रकार के शिलालेख मिले थे। उत्तर देंगे 3 प्रकार के, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख और पृथक शिलालेख। अगला प्रश्न बना, अशोक के स्तंभ लेख कितने प्रकार के थे। तो दोस्तों लिखेंगे 2 प्रकार के, दीर्घ लेख एवं लघु लेख। प्रश्न आएगा अशोक के स्तंभ लेख कितने प्रकार के हैं। लिखेंगे 2 प्रकार के, दीर्घ लेख एवं लघु लेख। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के अभिलेख के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है अशोक के अभिलेख के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। उत्तर लिखेंगे फैंथलर के द्वारा बताया गया है। अशोक के अभिलेख के बारे में सबसे पहले फैंथलर के द्वारा बताया गया था। और फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ने का काम किया था। तो दोस्तों लिखेंगे जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़ने का काम किया गया था। पहले प्रश्न बना, अशोक के अभिलेख के बारे में सबसे पहले किसने बताया। लिखेंगे फैंथलर के द्वारा बताया गया था। और फिर प्रश्न बना, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ने का काम किया। तो दोस्तों लिखेंगे जेम्स प्रिंसेस के द्वारा किया गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। देखेंगे दोस्तों ये जेम्स प्रिंसेप का पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न बना, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी। लिखेंगे 14। अशोक के शिलालेखों यानी जो बृहद शिलालेख है इसकी संख्या कितनी थी। लिखेंगे 14। और फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितनी थी। लिखेंगे 7। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 7 का पिक लगा हुआ और प्रश्न पूछा जा रहा अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितनी थी। लिखेंगे 7। और फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के अभिलेख को कितनी भाषाओं में लिखी गई थी। ध्यान दीजिएगा, अशोक का जो अभिलेख लिखा गया था वो कितनी भाषाओं में लिखा गया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे 3 भाषाओं में लिखा गया था। पहला ग्रीक और अरमाइन लिपि, दूसरा खरोष्ठी लिपि और तीसरा ब्राह्मी लिपि। अशोक के अभिलेखों को 3 भाषाओं में लिखा गया, ग्रीक और अरमाइन लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न बना, अशोक के द्वारा भैरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अशोक के द्वारा भैरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति की जानकारी किस लेख से मिलती है। तो लिखेंगे चौथे शिलालेख से मिलती है। कौन से शिलालेख से। चौथे शिलालेख से मिलती है। और फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के धम्म की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है। तो दोस्तों अशोक के धम्म की जानकारी 11वें शिलालेख से मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है। तो दोस्तों लिखेंगे अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है। अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है। और फिर अगला प्रश्न बना दोस्तों, किस शिलालेख में अशोक अपने को अशोक कहता। ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक अपने आप को अशोक कहता है। तो दोस्तों उत्तर देंगे मास्की के लघु शिलालेख में। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक अपने आप को अशोक कहता है। और फिर अगला प्रश्न बना, मास्की का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों कर्नाटक से प्राप्त हुआ था। मास्की का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। दोस्तों कर्नाटक से प्राप्त हुआ था। देखेंगे यहाँ कर्नाटक जो स्टेट है उसका पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, किस शिलालेख में अशोक ने अपने को मगधाधीराज कहा था। किस शिलालेख में अशोक ने अपने को मगधाधीराज कहा था। लिखेंगे भाब्रू के लघु शिलालेख में। भाब्रू के लघु शिलालेख में दोस्तों अशोक अपने आप को मगधाधीराज कहा था। और फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के बृहद स्तंभ लेख की संख्या कितनी है। लिखेंगे 7। अशोक के बृहद स्तंभ लेख की संख्या कितनी है दोस्तों। लिखेंगे 7। और देखेंगे यहाँ पर 7 का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, अशोक बृहद स्तंभ
शिलालेख कितनी जगह से मिले थे? लिखेंगे 6 जगह से मिले थे। अशोक बृहद स्तंभ शिलालेख कितनी जगह से मिले थे? लिखेंगे 6 जगह से मिले थे। दोस्तों यहाँ 6 का टिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, दिल्ली मेरठ का स्तंभ लेख कहाँ से मिला था? ध्यान दीजिएगा, दिल्ली मेरठ का स्तंभ लेख कहाँ से मिला था? उत्तर लिखेंगे ये मेरठ से ही मिला था। दिल्ली मेरठ का स्तंभ लेख कहाँ से मिला था? लिखेंगे मेरठ से मिला था। और फिर अगला प्रश्न बना, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? ध्यान दीजिएगा, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को किसके द्वारा वहां से दिल्ली ला दिया गया था? तो लिखेंगे फिरोज तुगलक के द्वारा। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को किसके द्वारा दिल्ली लाया गया? लिखेंगे फिरोज तुगलक के द्वारा। और दोस्तों फिर अगला प्रश्न बना, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहाँ पर मिला था? लिखेंगे हरियाणा के टोपरा में मिला था। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहाँ पर मिला था? लिखेंगे हरियाणा के टोपरा में मिला था। और दोस्तों ये देखेंगे हरियाणा का पिक लगा हुआ, हरियाणा स्टेट का। और फिर अगला प्रश्न बना, दिल्ली के टोपरा स्तंभ लेख को किसके द्वारा दिल्ली लाया गया? लिखेंगे फिरोज तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न बना, कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पर मिला था? लिखेंगे कौशाम्बी मिला था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और देखेंगे दोस्तों यहाँ कौशाम्बी का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और प्रश्न पूछा जा रहा है, कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पे मिला था? लिखेंगे कौशाम्बी में मिला था। और कौशाम्बी जगह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न बना, किस स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारूबाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख किया गया? ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें अशोक की रानी कारूबाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है? लिखेंगे कौशाम्बी या प्रयाग लेख। चूंकि देखेंगे दोस्तों, अशोक की रानी कारूबाकी का उल्लेख और तीवर का कौशाम्बी या प्रयाग लेख में किया जा रहा। और प्रश्न पूछा जा रहा, किस स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारूबाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है? लिखेंगे कौशाम्बी या प्रयाग लेख में मिलता है। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, किसको रानी का अभिलेख कहा जाता है? लिखेंगे कौशाम्बी या प्रयाग प्रयाग वाले लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न बना, कौशाम्बी के स्तंभ लेख को किसके द्वारा इलाहाबाद के किले में लाकर रख दिया गया था? जो कौशाम्बी का स्तंभ लेख था उसको किसके द्वारा इलाहाबाद के किले में लाकर रख दिया गया था? लिखेंगे जहांगीर के द्वारा। देखेंगे दोस्तों यहाँ जहांगीर का पिक लगा हुआ है। और प्रश्न पूछा जा रहा, कौशाम्बी के स्तंभ लेख को किसके द्वारा इलाहाबाद किले में लाकर रखा गया था? लिखेंगे जहांगीर के द्वारा। फिर अगला प्रश्न बना, रुमिन देवी स्तंभ लेख कहाँ पर है? लिखेंगे नेपाल में। रुमन देवी स्तंभ लेख कहाँ पर है? लिखेंगे नेपाल में। और दोस्तों देखेंगे यहाँ पर नेपाल का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी आ गया था? वो कौन सा अभिलेख है जिससे ये पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी आ गया था? लिखेंगे रुमन देवी अभिलेख से पता चलता है। यानी कि रुमन देवी स्तंभ जो लेख है उससे पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी आ गया था। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, निगाली सागर स्तंभ लेख कहाँ पर मिला? तो दोस्तों लिखेंगे निगाली सागर स्तंभ लेख नेपाल में मिला था। कहाँ पर मिला था? नेपाल में मिला था। और फिर अगला प्रश्न बना, किस अभिलेख से पता चलता है अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आ गया था? तो दोस्तों लिखेंगे निगाली सागर स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक अपने 12वें वर्ष निगाली सागर आ गया था। तो दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न था। और दोस्तों ये कहूंगा कि आज का जो चैप्टर हुआ रिविजन का मुगल साम्राज्य का, पूरा मुगल साम्राज्य का दोस्तों जो रिविजन है आज समाप्त हो गया। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।